महाभोज मनु भंडारी। आज सवेरे से ही थाने की बड़े जोर शोर से सफाई हो रही है। टिन की कुर्सियां हटाकर लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई हैं। उन पर गद्दियां भी बिछी हुई हैं। 2 बेंचें और डाली गई हैं। सजावट के नाम पर दीवार पर 2 कैलेंडर टांगे गए हैं, एक शिव पार्वती का और दूसरा भारत माता का। भारत माता के एक ओर चरखा काटते हुए गांधी जी हैं और दूसरी ओर तिरंगा लिए जवाहरलाल। गांधी नेहरू को देश एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। चप्पे चप्पे पे वे आपको विराजमान मिलेंगे, चाहे निर्जीव तस्वीरों के रूप में ही सही। थानेदार से लेकर चौकीदार तक सबकी कल्फ लगी वर्दियां निकल आई हैं। वर्दी में लगे पीतल के बटन और बक्सुए ब्रासो लगाकर चमकाए गए हैं। अब एकदम लगदग चुस्त दुरुस्त। वैसे तो थाने के नाम पर है ही क्या, एक बरामदा, कोठरी नुमा 2 छोटे छोटे कमरे, पीछे कच्चा आंगन है जिसके दूसरे सिरे पर सुरंग नुमा एक पतली लंबी सी कोठरी है, अंधेरे, सीलन और बदबू से भरी हुई। 30 गांवों की सुरक्षा और शांति का भार इसी थाने पर है। 30 गांवों में अमन चैन रहे, इसलिए गड़बड़ फैलाने वाले तत्व 20-25 की संख्या में हमेशा इस सुरंग में बंद रहते हैं। वे भीतर गाते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, जुआ खेलते समय झगड़ा हो जाने पर खुलकर मारपीट भी करते हैं। पर आज सबको सख्त हिदायत कर दी गई है कि किसी तरह का शोर नहीं होगा। जो भी बोलेगा रात को बैंड से उसकी धुनाई होगी। थाने के सामने कच्चा अहाता है, वहां बाल्टी भर भर कर पानी का छिड़काव कर दिया गया है जिससे धूल जम जाए, वरना जून की इस गर्मी में सारे दिन धूल धक्कड़ ही तो उड़ता रहता है। यहाँ के लोगों को तो आदत है, पर शहर के लोगों को तो परेशानी हो ही सकती है। दा साहब के खास आदेश पर एसपी सक्सेना आ रहे हैं, खास कचहरी बैठेगी। शायद 2-3 दिन लग जाएं। सबके बयान होंगे फिर से। गांव में खासी चर्चा है इस बात की। दा साहब कहकर गए थे कि वे बयान लेने के लिए किसी बड़े अफसर को भेजेंगे। अब जिसको जो कहना हो कहे, डरने की कोई बात नहीं। सबकी बात सुनी जाएगी और उस पर गौर किया जाएगा। एसपी कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत बड़ा अफसर होता है पुलिस का। बड़े अफसर की नजर भी पैनी होती होगी, सब भांप लेगा। अब बिसु की मौत की असलियत का पता लगेगा। पहले की तरह बात गोलमोल होकर नहीं रहेगी। पहले ऐसी खास कचहरी बैठी ही कब थी। इस बार तो दा साहब ने खुद आदेश दिया है। बात के सच्चे निकले दा साहब। यह नहीं कि कहने को तो कह दिया और बात आई गई हो गई, कहा तो करके भी दिखा दिया। लोगों के मन में बड़ा आदर जाग रहा है दा साहब के लिए, वरना गरीब के लिए इतना कौन सोचता है। आज जिन लोगों के बयान होने हैं उनके पास थानेदार ने पहले से ही सूचना भिजवा दी है। जोगेश्वर साहू, महेश बाबू, हीरा और बिंदा के बयान होंगे आज। महेश बाबू तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बात को और बात की अहमियत को समझते हैं। वैसे बयानबाजी के इस झमेले में तो वे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते थे, पर बिसु रोज उनके यहाँ बैठता था, घंटों उनसे बतियाता था, सो पूछताछ तो उनसे होनी ही थी। थानेदार को भरोसा है कि चाहे अनखाते हुए ही आएं, पर वे समय पर पहुंच जरूर जाएंगे। बाकी तीनों को ठोक बजाकर कह दिया है कि 8 बजे ही थाने पर पहुंच जाए। इस खास कचहरी में गांव वालों की बेशुमार दिलचस्पी देखकर सख्त हिदायत कर दी गई थी सबको कि भीड़ नहीं लगनी है थाने के पास। यह कोई नौटंकी का तमाशा नहीं कि जिसे देखो मुंह उठाए देखने चला आ रहा है। पर इन गांव वालों को लाख समझाओ, भेजे में घुसती ही नहीं कोई बात। 8 बजते बजते हीरा और जोगेश्वर के साथ 20-25 लोग आ ही गए। थानेदार ने झिड़का तो बोले, यहां दूर बैठे रहेंगे सरकार, बैठने दो। और वे थाने से दूर खुले मैदान में एक घने पेड़ की छाया में झुंड बनाकर बैठ गए। कोई और मौका होता तो धकिया देता थानेदार, पर आज गम खा गया। ऊपर से आदेश आया है किसी के साथ किसी तरह की कोई सख्ती न बरती जाए। ठीक है, उसका क्या है, वह कुछ करेगा कहेगा नहीं। इन देहातियों से पाला पड़ेगा तो एक ही दिन में पता लग जाएगा। शहरी लोग भले ही नरमी से काबू में आ जाते हों, पर ये देहाती भुज डंडे के बिना कोई रास्ते पर ला सकता है इन्हें भला। अब इस बिंदा को ही देखो, अभी तक पता नहीं है साले का। अजीब सिरफिरा है यह आदमी।
देहात का आदमी जब एक बार शहर की हवा खा लेता है तो फिर बिल्कुल लाट साहब ही समझने लगता है अपने को। मेरी तो किरकिरी करवा कर रख देगा। थानेदार के हुक्म पर आदमी आए नहीं। थानेदार हुआ या साला? खैर छोड़ो, मेरा क्या है, सख्ती का हुक्म होता तो मुश्के बंधवा कर ले आता उस हरामी को। अब नरमी से बुलाए एसपी साहब खुद। 2 बार आए हुए लोगों को आगाह कर चुका है थानेदार, पर जैसे भरोसा नहीं हो रहा, तसल्ली नहीं हो रही, तो एक बार फिर गया है और सख्त हिदायत कर दी। जैसे ही एसपी साहब की जीप अहाते में घुसे, बत कही एकदम बंद, बिल्कुल चुप। जिसका बयान होना है वही भीतर आएगा और एकदम इकल्ला, बाकी लोग यहां से हिलोगे भी नहीं, समझे? यह नहीं कि भीतर तो बयान हो रहा है और बरामदे में झुंड बनाकर मुंडियां निकाल निकाल ताक झाक कर रहे हो। शऊर तुम लोगों को जिंदगी भर नहीं आने का, पर समझ लो, एसपी साहब के सामने देहाती मामला नहीं चलने का है। जो पूछे उसी का जवाब देना, इधर उधर की फालतू बात एकदम नहीं। एसपी के सामने फिर से बयान देना होगा। जब से यह सुना, जोगेश्वर साहू का दिल तो तभी से धक धक कर रहा है। थानेदार की बार बार की हिदायतों से उसे लगने लगा जैसे उसकी दिल की धड़कन ही बंद हो जाएगी। जिंदगी में कभी तो थाना पुलिस का काम नहीं पड़ा और आज सीधे एसपी के सामने ही खड़ा होना पड़ रहा है। बैठे बिठाए कहाँ की मुसीबत गले आ पड़ी, पता नहीं किस बुरी साइट में बिशु की लाश देख ली। तभी जीप की आवाज सुनाई दी। थानेदार एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। एसपी साहब के उतरते ही एक कड़कदार थानेदारी सल्यूट मारा। एसपी के साथ 3 कांस्टेबल भी आए हैं। सक्सेना ने माहौल को भांपते हुए चारों ओर एक नजर दौड़ाई। नहीं, किसी तरह के तनाव या सरगर्मी की गंध तो हवा में नहीं है। दूर बैठी भीड़ को देखकर पूछा, क्या इतने लोगों के बयान होने हैं आज? नहीं सर, बयान तो केवल 4 लोगों के ही होने हैं। फिर जरा हिचकिचाते हुए कहा, तमाशबीनों को जुटने के लिए सख्ती से मना कर दिया था, पर ये देहाती लोग हैं ना सर। सक्सेना ने वाक्य पूरा नहीं करने दिया थानेदार को। सक्सेना के साथ आए कांस्टेबल ने जीप से फाइलें निकालकर अंदर मेज पर जमा दी और थानेदार बहुत अदब के साथ सक्सेना को भीतर ले आया। भीतर एक कोने में चाय का सारा इंतजाम था, बहुत कायदे वाला टी सेट, साथ में बिस्कुट और नमकीन तथा मिठाई। सक्सेना जब बैठ गए तो थानेदार ने झुककर बहुत अदब से पूछा, पहले थोड़ा चाय पानी हो जाए सर। इस समय? यह काम का समय है या चाय पानी का? सक्सेना के तेवर से भीतर ही भीतर सकपका गया थानेदार। जिनके बयान होने हैं वे लोग आ गए सब? तब काम शुरू किया जाए। सर और सब तो आ गए, पर वो बिंदा है ना, थोड़ा हकलाने सा लगा था थानेदार। वो क्या बताऊं सर, वो बहुत ही सिरफिरा आदमी है। 2 बार आदमी भेजकर कहलवा दिया पर आया ही नहीं। आप हुक्म करें तो पकड़वा कर मंगवा लें, खेत पर मिल जाएगा आपने। वो तो सख्ती न करने का हुक्म था, वरना किसी के साथ सख्ती नहीं की जाएगी, समझे? सक्सेना ने बहुत ही ठंडे लहजे में आदेश को एक बार फिर दोहरा दिया। उनके अपने भेजे में दा साहब का आदेश चिपका हुआ था। देखो सक्सेना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती या सख्ती ना हो, मिठास से पेश आओ। लोगों में हिम्मत और हौसला जगे और वे अपनी बात कहें, बिना डर के कहें, खुलकर कहें। गांव वालों को लगना चाहिए कि उन्हें बोलने का पूरा मौका मिला है। बहुत तसल्ली होती है अगर बात कहने का मौका मिले तो, और हमें लोगों का विश्वास जीतना है। और सक्सेना ने भी तय कर लिया है कि मिठास से पेश आएगा और विश्वास जीत कर ही जाएगा। जोगेश्वर साहू को बुलाओ। आदेश के साथ ही चौकीदार नाम गुहारता हुआ बुलाने चला गया। थोड़ी देर में जोगेश्वर साहू थरथराता हुआ भीतर घुसा और कांपते हाथों से ही उसने नमस्कार किया। सक्सेना ने एक बार ऊपर से नीचे तक उसका मुआयना किया और फिर अपनी कार्यवाही शुरू की। नाम, उम्र और पेशे की खाना पूरी करने के बाद पहला प्रश्न आया, तुमने विशेषर की लाश किस समय देखी? जी, यही कोई भोर 4:30-5 का समय रहा होगा।
उस समय तुम क्या करने गए थे उधर? जी, दिशा फिराक के लिए उसी रास्ते से जाना पड़ता है। तुम्हें दूर से कैसे पता लग गया कि पुलिया पर लेटा हुआ आदमी मरा हुआ है? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा साहब। लग रहा था जैसे कोई सो रहा हो। पुलिया के नीचे नाला है ना, मुझे लगा कि इस आदमी ने कहीं करवट ली तो फिर नाले में जा गिरेगा, जाकर चेता दूं। पास जाकर देखा कि अरे यह तो बिसु है। बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि मरा हुआ है। मरने की बात तो तब पता लगी जब जगाने के लिए मैंने उसे छुआ। कलम चल रही है सक्सेना की। खुद ही लिखेंगे सारे बयान, बिल्कुल अपने हाथ से। मैं तो भला करने गया था सरकार, और मैं ही फंस गया। पर सच कहता हूँ साहब, इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो न बिसु से कुछ लेना देना है, न बिसु की मौत से। जितनी बात पूछी जाए उसी का जवाब दो, लिखते लिखते ही सक्सेना ने कहा। हाँ, ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं। थानेदार ने घुड़का तो सक्सेना ने डंडे के हल्के से इशारे से उसे चुप करा दिया। संकेत पाते ही थानेदार सहम कर अपने में ही सिमट गया। बिसु को जानते थे तुम? जी, गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं। बड़ी कातरता और बेबसी से जोगेश्वर साहू ने कहा, मानो बिसु को जानना भी कोई अपराध हो। किस तरह का लड़का था वह? अरे एकदम सिरफिरा साहब, हम कहें सारे गांव वालों के लिए भला था ससुरा। सक्सेना ने सिरफिरा को रेखांकित किया। सिरफिरा से तुम्हारा क्या मतलब? पागल था? सक्सेना ने नजरें जोगेश्वर साहब के चेहरे पर गड़ाकर पूछा। नजरों के पैनेपन से ही हकबका गया जोगेश्वर। गले से आवाज ही नहीं निकली। बोलो बोलो, सक्सेना ने हौसला बंधाते हुए पूछा। पागल लगता था तुमको वह? पागलपन क्या आसार नजर आते थे तुमको उसमें? और क्या, पागल ही तो था सरकार। आप ही सोचिए, जिसका दिमाग ठीक होगा वह कुछ काम धंधा नहीं करेगा, धंधा रोजगार नहीं करेगा, सो सब कुछ नहीं। वहां हरिजन टोला में घुमा करता था आवारों की तरह। यह किसी समझदार और अच्छे आदमी का काम है भला? पागल और आवारा रेखांकित। जब तुमने लाश देखी तो आसपास किसी आदमी को भी देखा था घूमते टहलते या कुछ करते हुए? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। निपट सन्नाटा था वहां। कोई चीज देखी वहां, जैसे कोई डंडा, चाकू, पिस्तौल या ऐसी कोई चीज जिससे कि मारा जा सके आदमी को? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। हम क्यों छानबीन करेंगे इतनी? अच्छा, लाश को देखने के बाद तुमने क्या किया? क्या करता साहब, मैं तो एकदम डर गया। उल्टे पैरों लौटकर उसके बाप को खबर दी। फिर जैसे अपने ही कोसता हुआ बोला, बेकार ही अपने को फंसाया, चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर डर के मारे। थानेदार ने आंखों से ही घूरा तो वाक्य अधूरा ही छूट गया। उसके बाप के घर जाते समय रास्ते में तुम्हें कोई नहीं मिला? नहीं साहब, कोई नहीं मिला। वह रास्ता थोड़ा सुनसान ही रहता है। कुछ सोच में पड़ गई सक्सेना। 2 क्षण चुप रहकर वे केवल जोगेश्वर को घूरते रहे। नजर के इस पैनेपन से जोगेश्वर को भीतर ही भीतर कंपकंपी छूटने लगी। उसने अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी, पर उसके बावजूद वह अपने चेहरे पर सक्सेना की नजर की चुभन महसूस करता रहा और उसके पैर थरथराते रहे। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारी जानकारी में गांव में उसकी दुश्मनी थी किसी से? जोगेश्वर के मन में तो आया कि कह दे, आधा गांव तो दुश्मन बना रखा था ससुरे ने। इसको उससे लड़ाना, उसको इससे लड़ाना, और काम ही क्या था उसका? अच्छा भला काम करते मजदूरों को भड़काया करता था सारे दिन। पर जैसे ही नजर सक्सेना की नजरों से मिली, आवाज जैसे भीतर ही भिंच गई। बोला ही नहीं कुछ। सच सच बोलो और साफ साफ बोलो, डरने की कोई बात नहीं। गांव में किसी से दुश्मनी थी उसकी? सक्सेना की तरफ से आश्वासन मिलते ही जोगेश्वर ने एक क्षण को जोरावर का नाम कौंधा, पर अदृश्य लाठियों ने टिकने नहीं दिया इस नाम को। हिम्मत बांधकर इतना ही कहा, हमने कहा ना साहब, हम उसके बारे में नहीं मालूम। ऐसे आवारा लोगों से हम तो दूर ही रहते हैं साहब, बहुत दूर। तो तुम्हारी जानकारी में गांव में उसका कोई दुश्मन नहीं था? हाँ साहब, हमें नहीं मालूम। मैं तो वैसे भी दूसरों के मामलों में पड़ता ही नहीं,
परचून की छोटी सी दुकान है, बस घर से दुकान, दुकान से घर, यही कुल जमा जिंदगी है। और अपने खुश हैं अपनी जिंदगी से, चैन से खाता है और चैन से सोता हूँ। मैं तो कहता हूँ साहब, लोग अपने अपने धंधों से लगे रहे तो कैसा अमन चैन हो जाए सब तरफ। सब अपनी अपनी सुलटो भाई, पागल कुत्ते ने काटा है जो दूसरों की बात में टांग। कुछ नोट करते करते सक्सेना का डंडा हवा में हिला और जोगेसर की जवान की लगाम खींच गई। 1 मिनट सक्सेना यूं ही शून्य में देखता रहा, फिर कहा, अच्छा अब तुम जा सकते हो। पर जोगेसर गया नहीं। हाथ जोड़कर रिरियाता हुआ बोला, हम आपसे फिर कहते हैं सरकार, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप तो हमारे माई बाप हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम एकदम बेकसूर हैं। अब आप ही सोचिए साहब, हम नियम से पूजा पाठ करने वाले आदमी, आप हमारा विश्वास करिए। संकेत पाते ही थानेदार ने धीरे से बांह पकड़कर जोगेसर को बाहर किया, पर बाहर जाते जाते भी उसने बड़ी ही कातर और याचना भरी नजरों से सक्सेना को देखा। थोड़ी देर तक सक्सेना कुछ लिखते रहे। जैसे ही उन्होंने फाइल पर से नजर उठाई, थानेदार के चेहरे पर 2.5 इंच मुस्कान लपेटकर बर्फ का ठंडा पानी पेश किया। पानी पीकर गिलास वापस थमाते हुए पूछा, कैसा आदमी है ये जोगेसर? एकदम गऊ सर, बहुत भला और शरीफ आदमी है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सबसे दूर। थोड़ा डरपोक जरूर है, जब से सुना। सक्सेना ने अंकुश लगा दिया। महेश शर्मा को बुलाओ। थोड़ी देर बाद महेश शर्मा हाजिर हुए। शहरी लिबास, शहरी अदा। सक्सेना ने पहले ऊपर से नीचे तक महेश शर्मा को अपनी नजर में समेटा, फिर पूछा, आप यहाँ के तो नहीं मालूम पड़ते मिस्टर शर्मा? जी नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। किस सिलसिले में? सक्सेना के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित कौतूहल उभर आया। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में, गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल। सक्सेना की कतई दिलचस्पी नहीं है इस विषय में। बात बीच में ही तोड़कर पूछा, कब से हैं आप यहाँ? कोई 1.5 महीना हुआ। विशेषर से कैसे परिचय हुआ आपका? अपने काम के सिलसिले में हम गांव के अलग अलग लोगों से मिलते थे, तभी हुआ। हम लोग कौन? क्या और भी लोग हैं आपके साथ? जी हाँ, एक और साथी भी है, अखिलन रामचंद्रन। वो कहाँ है? माँ की बीमारी का तार पाकर वह घर चला गया। सुनते हैं बिसु आपके घर रोज आया करता था, शाम में उसकी आपके घर ही गुजरती थी। अपनी नजरें महेश के चेहरे पर गड़ा दी सक्सेना ने। जी रोज तो नहीं, पर हाँ अक्सर आया करता था। नजरों के पैनेपन से थोड़ा असहज हो गया महेश। किस तरह की बातें किया करता था वह आप लोगों से? थोड़ा असमंजस में पड़ गया महेश, समझ ही नहीं पाया कि बिसु की बातचीत के विषयों को 2 पंक्तियों में समेटकर कैसे बताएं। मैं पूछ रहा हूं, क्या बातचीत होती थी आप लोगों के बीच? जी बात यह है कि वह बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और बहुत सोचता था। यहाँ इस तरह के किसी आदमी से मुलाकात होगी यह तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इट वॉज रियली। मिस्टर महेश, यह मेरा प्रश्न नहीं है और मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। आवाज में थोड़ी सख्ती घोलकर सक्सेना ने कहा तो एक क्षण को सिटपिटा सा गया महेश, फिर अपने को संभाल कर कहा, कोई एक विषय तो होता नहीं हमारी बातचीत का। असल में वह बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी, और अक्सर उसी की बात किया करता था। क्या थी उसकी परेशानी, उसका दुख? वही तो जानना चाहता हूं मैं। कोई निजी कारण था उसके दुख का? आई मीन पर्सनल? पर्सनल? कुछ इस भाव से पूछा महेश ने मानो इस शब्द का अर्थ ही न समझ पाया हो। हाँ पर्सनल। आपने बताया ना कि वह एक्स्ट्रा सेंसिटिव था और वह बेकार भी था। फिर एक क्षण रुककर अपनी बात पूरी की। वह जवान था और उसकी शादी नहीं हुई थी। हो सकता है कभी किसी लड़की। अरे नहीं सर, एकदम नहीं। तपाक से बातचीत बीच में ही काट दी महेश ने। फिर आवाज में बहुत धीमी करके पर दृढ़ता के साथ बोला, इस तरह का लड़का नहीं था वह सर। इस बार सक्सेना मुस्कुराई जरा। लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं क्या?
महेश केवल नकारात्मक भाव से सिर हिलाता रहा। किस तरह का लड़का था वह? बड़ी असहाय सी नजरों से महेश ने सक्सेना को देखा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या बताए। फिर धीरे से बोला, कहने को तो कोई खास बात नहीं, नथिंग वेरी स्पेशल, नथिंग रोमांटिक अबाउट हिम। बहुत ही मामूली आदमी, गांव का एक गरीब लड़का जो 2 जून की रोटी भी माँ बाप या दोस्तों के माथे ही खाता था। सक्सेना बहुत गौर से महेश का चेहरा देखते रहे एकटक। उनके चेहरे की प्रश्नवाचक मुद्रा वैसी ही बनी हुई थी मानो बिसु के बारे में जो असली बात जानना चाहते हैं वह तो आ ही नहीं रही। फिर भी कहीं कुछ था। साहब, यदि आप एक बार उससे मिलते, उससे बात करते ना। नहीं मिला हूं तभी तो पूछ रहा हूं कि क्या था वह कुछ। महेश एक क्षण चुप रहा, फिर एकदम सर झुकाकर बोला, नहीं साहब, शब्दों में मैं नहीं बांध पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। कमाल है, आप रिसर्च करने आए हैं, थीसिस लिख कर देंगे और साथ उठने बैठने वाले एक आदमी के बारे में 2 लाइन भी नहीं कह सकते। फिर आवाज को बहुत सख्त और सर्द बनाकर पूछा, आपके इस तरह कतराने का कोई खास अर्थ लगाया जाए तो? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक बड़ी ही दयनीय सी कातरता उभर आई महेश के चेहरे पर, जिसमें भय से अधिक अपनी बात न कह पाने की असमर्थता छिपी हुई थी। मेरा प्रश्न अभी भी वही है मिस्टर महेश, किस बात को लेकर परेशान रहता था बिसु? और उन्होंने नजरें फिर महेश के चेहरे पर गड़ा दी। वैसे तो इस पूरे सेटअप को लेकर ही परेशान रहता था, पर पिछले महीने आगजनी की जो घटना घटी उसने तो उसे बिल्कुल ही बौखला दिया। ही वॉज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंसेस। एक लंबी हुंकार के साथ अंतिम वाक्य रेखांकित हो गया था। उसका कहना था कि पूरे का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। मामूली जुर्म करने वाला सजा पा गया और असली मुजरिम के खिलाफ कुछ नहीं, कभी कुछ होगा भी नहीं। एक क्षण ठहरकर बात पूरी की महेश ने। बस इसी बात को लेकर वह तिलमिलाता रहता था। उसका कहना था, यह थोड़े से आदमियों के मरने भर की बात नहीं है महेश बाबू, समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया। 8 महीनों तक रात दिन समझा समझा कर इस लायक बनाया था कि छाती ठोक कर अपना हक मांग सके। अब बहुत दिनों तक ये लोग अपने हक के लिए लड़ने का हौसला नहीं जुटा पाएंगे। फिर एक दूसरा प्रश्न दागा, लड़का नक्सली था? नहीं, नक्सलियों की तो आलोचना करता था। आलोचना? इसमें प्रश्न से अधिक अविश्वास की ध्वनि थी। उनके काम करने के तरीकों को वह गलत मानता था। उसका अपना काम करने का तरीका क्या था? काम तो शायद वह कुछ करता ही नहीं था। क्यों? सुना है हरिजनों और खेत मजदूरों को मालिकों के खिलाफ भड़काया करता था। नक्सली भी तो यही सब करते हैं। भड़काया नहीं करता था सर, उन्हें केवल अवेयर करता था अपने अधिकारों के लिए। जैसे सरकार ने जो मजदूरी तय कर दी है वह जरूर लो, नहीं दे तो काम मत करो, पर झगड़ा फसाद या मारपीट के लिए वह कभी नहीं कहता था। फिर एक क्षण रुककर बोला, इसी बात में वह शायद नक्सलियों से अलग भी था। सक्सेना एक क्षण चुप रहे, फिर बात को दूसरी ओर घुमाकर पूछा, अच्छा यह बताइए कि जब वह अपनी परेशानी की बात आप लोगों से बताया करता था तो आप लोग क्या कहते थे उसे? हम? थोड़ा रुका महेश, फिर हिचकिचाते हुए बोला, देखिए सर, बात यह है कि हम लोगों को गांव की समस्याओं, घटनाओं और गांव के लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की अनुमति नहीं है। हमारे काम की पहली शर्त यह होती है कि हम सारी बातों से एकदम तटस्थ रहेंगे। सक्सेना के चेहरे पर हल्की सी शिकन उभरी। बात को साफ करते हुए महेश ने फिर कहा, मैं ठीक कह रहा हूं, हमें फोरम में भरकर देना होता है यह सब। इसी बात को लेकर तो बिसु नाराज रहता था हमसे। नाराज क्यों? केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बकायदा हमसे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन बनकर ही बैठे रहेंगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म होता हो
वहां कोई कैसे अलग थलग बैठकर खाली कागज पोतता रह सकता है? महेश की आवाज एकदम भर्रा गई, पर जल्दी ही अपने को साधकर उसने बात पूरी की। अपनी मजबूरी हम उसे कभी नहीं समझा सके। थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे सक्सेना, फिर असली मुद्दे पर आए। सुना है जिस रात को वह मारा गया, उस दिन शाम को वह आपके पास आया था। ठीक बात है यह? उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले आया था। उस दिन शाम को तो मैं अखिलन को गाड़ी पर बिठाने के लिए स्टेशन गया था और लौटने में ही मुझे रात हो गई थी। क्या बातें की थी उसने उस दिन? बहुत उत्साहित था उस दिन। कह रहा था कि बहुत भागदौड़ करके जैसे तैसे उसने बहुत सारे प्रमाण जुटा लिए हैं उस आगजनी की घटना के। यहाँ पुलिस वालों के हवाले बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि दिल्ली में जैसे जैसे भी होगा, जहां से भी होगा, फिर से खुलवाएगा मामले को। एक क्षण ठहरकर महेश ने फिर कहा, दोनों भाई जी जोड़कर याचना करता रहा कि से कम इस मामले में तो हम उसकी मदद करें, उसके साथ दिल्ली जाएं, पर हम होठ काटकर आंसू पी लिए महेश ने। क्या प्रमाण जुटाए थे? थोड़ी देर में अपने को साधकर जैसे तैसे जवाब दिया, वह सब हमने नहीं पूछा सर। बताया ना आपको। आपने ना पूछा हो, पर उसने अपनी तरफ से कुछ बताया हो? नहीं। स्वर भीग आया महेश का। सक्सेना एकटक देखते रहे महेश के चेहरे को, फिर पूछा, माना कि एक स्टूडेंट की हैसियत से ऐसे वाकयात से आपको बिल्कुल अलग रखना है, फिर भी एक व्यक्ति की हैसियत से तो आप कुछ कह सकते हैं। आपकी राय में बिसु की मौत का कारण क्या हो सकता है? नहीं सर, बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना। फिर एक क्षण रुककर बोला, बस इतना ही कह सकता हूं कि बहुत सदमा लगा उसकी मौत से, एक भीतर तक हिला देने वाला सदमा। समझ लीजिए सर कि हम सब लोगों के जिंदा रहने पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। और एकाएक महेश की आंखों में आंसू छलछला आए, फूट पड़ा वह। बी काम मिस्टर महेश, बी काम, सक्सेना ने तसल्ली दी। कमीज की बाहों से आंखों की कोरों को पोंछते हुए महेश ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, इस विषय में मैं और कोई बात नहीं कर सकूंगा। ठीक है मिस्टर महेश, इस समय आप जा सकते हैं, जरूरत होने पर बुलवा लिया जाएगा। झटके से महेश पलटा और बरामदे में उतरकर अहाता पार करता हुआ पगडंडी पर चला गया। सक्सेना एकटक दूर होती हुई महेश की आकृति को देखते रहे और थानेदार अगले आदेश की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सक्सेना ने थानेदार की ओर देखा। बड़े अदब से झुककर उसने पूछा, अब थोड़ा रेस्ट हो जाए सर, चाय का एक राउंड? अभी नहीं। और सक्सेना फिर जैसे अपने में ही डूब गए। महेश की बातों से फैली गमगीनी को दूर करने के लिए थानेदार ने कहा, सर, ये शहर से आए लोग न गांव को समझे न गांव की बातें समझे। इनकी बात को अहमियत मत दीजिए। खाना पूरी होनी थी, हो गई। जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हुए हैं आए हुए। इनकी बात का क्या? हीरा को बुलवाओ। सक्सेना के आदेश ने थानेदार की बात को बीच में ही काट दिया। थानेदार ने आंख से ही चौकीदार को इशारा किया तो वह बाहर को लपक लिया। थोड़ी देर में हीरा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे कमरे तक आया। छोटा भाई गणेशी उसे थामे हुए चल रहा था, पर जैसे ही ये लोग बरामदे पर चढ़े, थानेदार ने रोका। बस सिर्फ हीरा ही अंदर आएगा, कितनी बार समझाया था। आने दो सरकार, बिस्वा की मौत ने बहुत थका दिया है दद्दा को, मेरे रहते थोड़ा हौसला रहेगा। हौसले को क्या करना है, यहां कोई। आने दो उसे भी। सक्सेना ने थानेदार की कड़क आवाज को वहीं रोक दिया। सिटपिटाकर चुप तो हो गया थानेदार, पर भीतर ही भीतर एक वजनी गाली भी उभरी सक्सेना के लिए। साला, गांव में ही बेइज्जती कर रहा है मेरी जब से। यह तो 2 दिन में चलता बनेगा। थानेदारी तो मुझे ही करनी है इनके सर पर। लेकिन जहर का यह घूंट भीतर ही ढेलकर आवाज में शहद घोला और बहुत नरमी से बोला, आओ आओ, तुम भी आओ। देखा सर कितना ख्याल रखते हैं सब लोगों का। दोनों भीतर आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सक्सेना कुछ देर तक हीरा के भाव शून्य चेहरे को देखते रहे, फिर बोले, बैठ जाओ बाबा, तुम बैठकर ही बयान दो।
और फिर बड़ा दिलासा देते हुए, देखो, जो कुछ पूछा जाए साफ साफ कहना, डरने की कोई बात नहीं है, सब बात सच सच कहो। हम झूठ काहे बोली सरकार, जो कहब सच ही कहब। हाँ, सच कहने से ही तो सारी बात का पता लगेगा ना। अब पता लगाकर भी का हुई सरकार, हमार बिस्वा तो चला गवा। और हीरा ने अपनी पनीली आंखें जमीन में गाड़ दी। सक्सेना 2 मिनट खामोश रहे, थोड़ा सहज होले हीरा। फिर उन्होंने बयान लेना शुरू किया। आरंभिक खाना पूरी करने के बाद पूछा, विशेषर तुम्हारा बेटा था? जी सरकार, सबसे बड़ा बेटा। उसकी उम्र? 1 बीसी और 8 बरस। भादों का ही तो जन्म रहा सरकार। कुछ पढ़ा हुआ था? कुछ, अरे बहुत पढ़े रहा सरकार, 14 क्लास पास। शहर भेजी के पढ़ावा रहा, मेहनत मजूरी की, रूखी सूखी खाई, पर अपने बिसु को बहुत पढ़ावा रहा साहेब। एक क्षण रुककर वह फिर बोला, बीसू का बारे में बहुत सोचे रहा सरकार, ना जाने कौन कौन सपना देखा रहा। बड़ा आदमी बनी है, कुर्सी पर बैठ के काम करी है, पर आवाज भर्रा गई हीरा की। गर्दन झटककर बड़े हताश भाव से बोला, सब धरा रहेगा। क्या काम करता था? कुछो नहीं। कुछ नहीं? 28 साल का जवान आदमी और काम धंधा कुछ नहीं करता था? सक्सेना की ललाट पर सलवटी उभरी और आवाज में हल्की सी जिज्ञासा। पहिले तो हियां गांव में अपन स्कूल खोले रहा, लड़किन बड़न सबका पढ़ावत रहा और ना जाने का समझावत रहा। क्या समझाया करता था? नजर में हल्का सा पहनापन उतर आया सक्सेना के। अब हम वही सब बातें का जानी सरकार, हम तो खुरपा और फरूहा वाले मजदूर ठहरे। 14 क्लास पास वाले आदमी की बातें समझ में का आई सकी। कौन कौन आता था उसके स्कूल में? बतावा ना सरकार, गांव का सबे लड़का लड़की आवत रहे, बड़ा लोग आवत रहे। हरिजन टोला में तो खुदे जाए के पढ़ावत रहा, बहुते शौक रहा पढ़ावे का, पर बाद में तो सब छुटी का। क्यों? जेहल चला गया था ना। 4 साल मां सब मटिया मेट होएगा, लौटे के बाद फिर पहले जस स्कूल जम्मे नहीं भा। जेल क्यों गया था? कहा जानी सरकार, बस एक दिन ऐसे ही पकड़ के ले गए। अरे कुछ तो किया होगा, लड़ाई झगड़ा दंगा मारपीट? नहीं नहीं। एकदम उछलकर हीरा बीच में ही बोला, ऊ सब कुछ नहीं, हमार बिसु कोनो दिन काहू से मारपीट नहीं कीनी। झूठ नहीं बोलते सरकार आपसे, गुस्सा तो ओके बहुत आवत रहा, आंख लाल हुई जात रही अंगारा जस, पर हाथ तो आज तक काहू नहीं उठाईस रहा सरकार। तो फिर किस लिए हुई जेल? सो तो आप लोग जानो सरकार, आपे लोग तो पकड़ी ले गए रहो। सर सक सक सक्सेना ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार ने जरा सा आगे झुककर धीरे से कहा, नक्सली था सर। सक्सेना थानेदार की ओर देखते ही रहे, कुछ इस भाव से मानो थानेदार की बात से महेश की इस बात नक्सलियों की तो वह आलोचना करता था का तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर बाद एक लंबी हुंकार के साथ नजर फिर हीरा के चेहरे पर टिका दी। कितने दिन की सजा हुई थी? सजा तो कोनो भई नहीं सरकार, कोनो मुकदमा नहीं चला, बस एक दिन भिनसारे आए और बांधी ले गए। 2 महीना तक तो हमको पतो ही नहीं लगा सरकार कि कहाँ है हमार बिसुआ। बड़े जी कल्पा हमार, बहुत छटपटाएन हम, ओकर महतारी तो खानो पीना तक छोड़ दिहिस रहे। सक्सेना को पूरी तरह विश्वास हो जाए कि बिसु एकदम बेगुनाह था, हीरा ने भर्राई आवाज में एक बार फिर दोहराया, सच कही सरकार, हमार बिसु कोनो दिन जुल्म नहीं कीना रहा, कोनो गलत कामो नहीं कीना रहा। फिर एकाएक याचना भरे स्वर में उसने पूछा, आपे बताओ सरकार, काहे ले गवा रहे हमार बिसुआ को? बेगुनाह का जेल भेजे कोनो कानून होता है का? कितने दिन रहा जेल में? सक्सेना खट से बात को वापस लाइन पर लाए।
पूरा 4 बरस रहा सरकार। जैसे एक दिन बांध के ले गए रहे, वही तरह एक दिन छोड़ो दिनों। नई सरकार ने छोड़ा ना। हाँ सरकार, तभी छुटमल रहा। हम तो बड़ा जस गाइत है नई सरकार का। हमार भी सुघर तो आवा। और दा साहब तो देवता आदमी है सरकार। हम गरीबन का कैसा मान दीहिन। ऊ दिन हमार घरे आ, हम सबको संग लिवाए दे गए। नहीं तो को पूछत है गरीबन का दुख दर्द। हीरा का गला भर्रा गया, कुछ दुख से पर उससे अधिक कृतज्ञता से। सक्सेना भी कुछ क्षण चुप रहे। हीरा को दा साहब की गरिमा में पूरी तरह डूबने का मौका दिया। जेल से छूटने के बाद क्या करता था बिसु? का करत सरकार, 1-2 महीना तो पड़ा रहा, न काहू से बोलब न चालब, न कहू अब न जाब, बस गोडन में मुंह दिए बैठा रहत। जो खटिया पे लेटिका सो लेटिका, आसमान ताकत रहत। जो खाए का कहो तो खाए ले, न तो भूखो का भूखो। थानेदार ने चुप रहने का इशारा किया तो सक्सेना ने रोक दिया। नहीं नहीं, बोलने दो। एक एक शब्द लिखते रहे हीरा की बात का। हमका तो लागत नहीं रहा कि ये हमार वही बिसुआ है। अरे का बताई सरकार, बड़ी चुस्ती फुर्ती रही वही के शरीर मां, मुला सब निचुड़ गई। हीरा चुप हो गया। सक्सेना कुछ देर तक हीरा के बोलने की प्रतीक्षा करते रहे, फिर पूछा, पर कुछ तो कहता होगा, कुछ तो करता होगा, आखिर दिन कैसे गुजारता था? का करता सरकार, बस बहुत ही बेचैन रहता रहा, रात रात भर टहरा करता, जाने कौन दुखी लागे रहा। तुरंत रेखांकित। इसका मतलब कमाता धमाता कुछ नहीं था, कोई काम धंधा नहीं। पहले तो स्कूल में लड़का लोग कुछ दे ही देत रहा जितना जेही का परी जाए, पर इधर तो हरिजन टोला में ज्यादा जात रहा। वो बेचारे का दे सरकार, उनका तो अपने पेट भरब मुश्किल। तुम लोग कुछ नहीं कहते थे, जवान आदमी निकम्मा बैठे रहे और बूढ़े माँ बाप मजदूरी करे। का कहत सरकार, हाँ महतारी लड़त रही, छोटे छोटे लड़कन का पेट काटी के पढ़ावा, और अब कछु करे न धरे। तब हिम्मत रही साहब, अब हाथ पांव नहीं चलत। यही से महतारी बकत रही, कोसती रही। फिर भर्राए गले और रूंधी हुई आवाज में कहा, पर जब से गवा है आंखिन से आंसू नहीं छूटत, रोए रोए के आधी हुई गई है। सब दिन अपने को कोसत है, दया रे हम ही लड़ी लड़ी के अपने बिसू को मारी डाला। दुई दुई रोटिन का तरसाए दिन, बहुत कलपती है सरकार, वाही के दुख नहीं देखत जात। गला भिंच गया हीरा का और आंखों की कोरों से 2 बूंदें ढुलक कर झुर्रियों में ही बिला गई। सक्सेना ने बड़ी मुस्तैदी से एक एक शब्द लिखा और फिर सबको रेखांकित किया। 2 क्षण रुककर अगला प्रश्न पूछा, माँ जब लड़ती थी तो बिसु क्या कहता था? कभी घर छोड़ने की बात, भाग जाने की बात, या ऐसी कोई? नहीं सरकार, भागत काहे, ई गांव तो बहुते प्यारा रहा होकर। ऊ तो हमसे कहता रहा, थोड़े दिनों और रुकी जाओ अम्मा, फिर तुमको कोनो बात की शिकायत न हुई। का जानी सरकार, वही के मन में का रहे, मन की मने में लेके चला गवा। हीरा का गला फिर भर्रा आया। सक्सेना साहब कुछ देर तक चुभती सी निगाहों से हीरा को देखते रहे, फिर अगला प्रश्न फेंका, तुम कहते हो बिसु ने कभी किसी से मारपीट नहीं की, कहीं बाहर? उसकी बेकारी को लेकर क्या कभी घर में कोई ऐसा झगड़ा हुआ जिसमें मारपीट हुई हो? पूछने के साथ ही सक्सेना ने अपनी नजर में और अधिक पैनापन घोल लिया, पर इस नजर से एकदम बेखबर हीरा बीच में ही बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं साहेब, कबो नहीं, एको बार नहीं। आज तलक घर में कबो मारपीट नहीं भई। घर में तो को छुईस तक नहीं वही का। दुईनो छोटे भाई बहुत ही प्यार करत रहे, बहुत ही मानत रहे बिसु दादा का। जैसे कुछ विचार में पड़ गई सक्सेना साहब। फिर हीरा के चेहरे पर उसी तरह आंखें गड़ाकर पूछा, जानते हो जब उसकी डॉक्टरी जांच हुई तो उसके शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान थे, कलाइयों और टखनों में तो ऐसे निशान थे जैसे कभी गहरे घाव लगे हों। और तुम कहते हो कि उसकी कभी किसी से मारपीट नहीं हुई, तो शरीर के वे निशान?
कुछ इस भाव से पूछा सक्सेना ने मानो बहुत मासूमियत में लपेटकर कही गई हीरा की बातों से धोखा नहीं खाएंगे वह। पर हीरा का ध्यान न सक्सेना की नजरों के पैनेपन पर था, न बात की तह तक पहुंचने वाले लहजे में। वह तो जैसे अपने हीरो में बोले चला जा रहा था। ऊ निशान तो सरकार जेल से छुट्टी के जब आवा तबे के थे। जब आवर रहना सरकार तब कलाई और टक्कन पर घाव रहे, उनसे खून और मवाद आवत रहा। घी और हरदी के फाहे रखी रखी के बड़ी मुश्किल से घाव ठीक की ही वही की महतारी। 4 साल तक जहलमा हथकड़ी बेड़ी नहीं खोली गई रहे हमरे बिसु के हाथन पावन से। शरीर पर बहुते मार लगाई रही शायद। सारे शरीर पर जख्मे जख्म रहे, बाहर भीतर सब जगह। एक क्षण रुककर फिर उसी तरह कांपते हुए स्वर में बोला, बहुते मुलायम रही खाल हमारे बिसु की साहब, बहुते मुलायम। और फिर घुटनों में सिर देकर हीरा फूट फूट कर रोने लगा। गणेशी ने भाई को दिलासा देने के लिए पीठ पर हाथ रखा और सक्सेना साहब ने पास खड़े कांस्टेबल को इशारा किया कि पानी पिलाए। बिजली की फुर्ती से कांस्टेबल पानी का गिलास लाया और बड़े अदब के साथ उसने सक्सेना के सामने पेश किया। मुझे नहीं, हीरा को पिलाओ। गिलास गणेशी ने लिया और इंतजार करने लगा कि ददा थमे तो पानी दे। इसी बीच थानेदार ने झुककर झिझकते हुए पूछा, अब थोड़ा रेस्ट हो जाए सर, एक एक चाय। यह भी इस बीच चाय पानी कर लेगा। थानेदार को लग रहा था कि कितनी भागदौड़ करके तो उसने गर्मा गर्म इमरतियों का इंतजाम किया था, और यह एसपी साला ऐसे काम का सगा बना हुआ है मानो इसने काम रोका तो दुनिया रुक जाएगी। सब ठंडी हो गई होंगी। एक गाली उसके मन में। ठीक है, ले आओ। फिर हीरा को संबोधित करके, तुम्हारे पास भी कुछ खाने पीने को है या नहीं? जवाब दिया गणेशी ने, है सरकार, बांध के लाए रहे। नहीं है तो एक दुकान है बाहर चाय की, ले लेना वहां से कुछ। जाओ बाहर जाओ, कुछ चावा पी लो, थोड़ा मन थिर जाएगा। बात खत्म करते ही सक्सेना की घूरती हुई नजर से थानेदार की नजर मिली तो अपनी आवाज की शक्ति को खुद थोड़ा सकपका गया। तुरंत चेहरे पर मुलायमियत घोलकर कहा, देहात के लोग थाना कचहरी आते हैं सर तो खाना तो बांध कर लाते ही हैं, देर अवेर हो ही जाती है इन कामों में। थानेदार को यह डर लग रहा था कि कहीं हीरा और गणेशी को भी यहीं चाय पीने के लिए न कह दे। इन गांव वालों के लिए मन में बड़ा प्रेम फूट रहा है ना एसपी साहब की। जरूर यह भी कोई चक्कर होगा ससुरा, वरना पुलिस वाला आदमी इतना लिजलिजा नहीं होता। गांव का हो चाहे शहर का, आया है तब से लगा रखी है। इन्हें रोको मत, इन्हें घुड़को मत, सख्ती से पेश मत आओ, जितनी बकवास करें करने दो। जरा सा बोलते ही कैसे नजरों से दाग देता है कि जीभ तालू से ही चिपक कर रह जाती है। लगता है जैसे यहाँ बयान लेने नहीं, आरती उतारने बुलाया है सबको। ये तो अपने चल देंगे, गांव में कैसी कैसी गालियां उछलेंगे उसके नाम, वही जानता है। आगे तो उसे ही संभालना है। सवेरे बिंदा के नया आने से जो एक घबराहट हो रही थी, अब वह खुशी में बदलने लगी। ठीक कर देगा बिंदा, 2-4 गाली बक देगा तो धरी रह जाएगी यह नरमी और यह शहरातीपन। तब देखूंगा कैसे नहीं है सकती। देखो मैं चीनी नहीं लेता। किनारे की मेज पर चाय डालते हुए कांस्टेबल को आदेश दिया सक्सेना ने। प्लेट में इमरतियां जमाते थानेदार के हाथ वहीं रुक गए। अरे सर, यह क्या, मैंने तो आपके लिए स्पेशल मिठाई का इंतजाम किया था। इधर गांव में कहाँ मिलती है मिठाई, वो तो सरपंच साहब ने आपके। डायबिटीज का मरीज हूं ना, मना है चीनी। सक्सेना ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, न स्पेशल इंतजाम को न सरपंच साहब को। जेब से स्वीटेक्स की छोटी सी डिबिया निकाल ली, साथ ही एक सिगरेट सुलगाने के बाद सिगरेट केस थानेदार की ओर बढ़ाया। बढ़िया ब्रांड की सिगरेट देखकर मन लपलपाया तो बहुत, पर अदब ने हाथ नहीं बढ़ाने दिया। नहीं सर, बस आप ही पीजिए। कृतज्ञता के आकंठ डूबकर कहा थानेदार ने। क्या बात है, सिगरेट नहीं पीते? अच्छा, चाय तो लो अपनी। और खट से सिगरेट केस बंद करके सक्सेना ने वापस रख लिया। एक बार और कहता, एकदम ही समेट लिया, मन में उभरा, पर जी सर कहकर अदब से चाय का प्याला उठा लिया और बड़े संकोच से घूंट भरने लगा।
चाय की चुस्कियां और सिगरेट के कश खींचते हुए सक्सेना कुछ सोचने लगे। सिगरेट से निकले हुए धुएं के गोरख धंधे में उनका मन ऐसा उलझ गया कि मानो वे कमरे से ऊपर उठ गए हों। थानेदार की इच्छा हो रही है कि एसपी साहब उससे कुछ बातें करें, गांव वालों के बारे में ही कुछ पूछें, इस केस के बारे में ही उसकी राय जाने। आखिर पहली बार तो उसने ही लिए हैं सारे बयान। गरम कुछ ज्यादा ही है यह जगह। लो, ये तो मौसम पर चालू हो गए। खैर, किसी पर बात करे उसे तो जवाब देना ही है। जी, वो बात यह है सर कि चारों तरफ खुले मैदान ही मैदान है। पेड़ वेड़ तो है नहीं ज्यादा, तो बस लू के सपाटे चलते रहते हैं। सक्सेना फिर चुप। आखिर थानेदार ने ही हिम्मत करके अपनी ओर से बात बस चलाई। सर, हीरा के बाद में बयान होना है ना बिंदा, वो आया तो नहीं, आएगा भी नहीं। मैंने आपसे अर्ज किया है ना, एक सिरफिरा आदमी है वह, बहुत ही खतरनाक। खतरनाक? बहुत ही पैनी नजरों से देखा सक्सेना ने, मानो इस शब्द का अर्थ जानना चाहते हो। इस नजर से एक क्षण को हकबकाया थानेदार, पर इतनी देर में घुमड़ती हुई बात सरका ही दी। जी, गांव में जितने झगड़े फसाद होते हैं ना, सब इन्हीं लोगों की वजह से। सच पूछे तो बिसु भी ऐसा ही करता था सर। खुद तो कुछ करता धरता नहीं, बस काम करने वालों को भड़काना सारे दिन, उल्टी सीधी बातें। बात बीच में ही तोड़ दी सक्सेना ने, एक छोटी सी हुंकार उछालकर। थोड़ी देर चुप रहा थानेदार, फिर धीरे से पूछा, उसका फिर कैसे होगा सर? आप कहें तो देखते हैं अभी। सक्सेना कोई परेशानी ही महसूस नहीं कर रहे थे। अजब आदमी है यह भी, इसमें देखने को क्या रखा है? कोई तमाशा है यह भी? कहें तो अभी पकड़वा कर बुला लें उसे। वैसे कोई आसान काम नहीं है उसे लाना, पर ऐसे टेढ़े आदमियों को ठीक करना वह खूब जानता है। एक बार मौका तो दें उसे, वह भी अपना कमाल दिखाने का। पर ये है कि अपनी ही धुन में बैठे हैं, बयान तो उसे भी आए दिन लेने ही पड़ते हैं। देहात गांव में कुछ न कुछ लगा ही रहता है, पर ऐसे बेतुकापन तो उसने न देखा न जाना। कहीं कोई कड़क ही नहीं। वर्दी के साथ साथ शरीर में थोड़ा कलफ लगाकर आ जाते तो ठीक था। काम शुरू किया जाए? कप एक तरफ सरकाकर सक्सेना ने कहा, बुलवाओ हीरा को। यस सर। तपाक से आदेश को सरकाया थानेदार ने, पर मन में कहीं उबरा, घिस्सू कहीं का। थोड़ी ही देर में हीरा और गणेशी फिर हाजिर, दोनों आकर पहले की जगह बैठ गए। सक्सेना थोड़ी देर तक दोनों को देखते रहे, एकटक। फिर बात को बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया। अच्छा, यह बताओ, गांव में उसकी दोस्ती किस किस से थी? किन लोगों के बीच में उठता बैठता था बिसु? ऐसे तो सभी के साथ उठत बैठत रहा सरकार, पर हाँ, खास दोस्त तो बिंदा रहा। भाईयन माँ भी ऐसा प्रेम न मिली है आपको। कौन है यह बिंदा? थानेदार से इतनी गाथा सुनने के बाद भी सक्सेना ने इस तरह पूछा जैसे पहली बार सुन रहे हो यह नाम। रुकमा का घर वाला, पहले शहर में रहत रहा, इस गांव का रहने वाला नहीं है। सक्सेना के ललाट पर हल्की सी शिकन उभर आई। कहीं जेल वेल का साथी तो नहीं? थानेदार उसके खतरनाक होने की बात कह ही चुका है अभी। ना ही शहर में रहत रहा, हुए नौकरी करत रहा, लेकिन जब रुकमा का बाप मरीगा तो रुकमा ले आई बाप की खेती संभारे के खातिर। और कोई बाल बच्चा तो नहीं रहा हुई के। रुकमा अकेले बिटिया रही और 20 बीघा की खेती रही, कुआं, गाय, बैल, भैंस, अमराई। यह रुकमा कौन है? अरे वही के घर वाली सरकार, यही गांव की लड़की, बिटिया जस। हीरा ने कुछ इस भाव से कहा मानो इतनी जगत विख्यात बात भी नहीं जानते सक्सेना। बहुत ही अच्छी लड़की है सरकार, बीसू का तो बहुत ही मानत रही, पिरान देती रही वहीं पर तो। एक लंबी हुंकार के साथ सक्सेना ने यह वाक्य अपने भीतर उतार लिया। उहे के स्कूल में पढ़ती रही न सरकार, बस तबे से। बीसू के स्कूल में पढ़ती थी? हाँ, तब शादी कहाँ भई रहे, तउन पढ़त रही। बहुत होशियार रही पढ़े में, बिसबो बहुत मान रहा, बहुत नेह रहा वही पर बिसू का।
बात कुछ और गहरे उतरी। जब बिसु का जेल लई गए बहुत रोई। बिसु की माई की तरह कलपत रही साहब रुकमा खाब पियब सब छोड़ दिखिस रहे। बात ताल में जाकर जम गई और बयान की हर पंक्ति रेखांकित होती चली गई। शादी कब हुई रुकमा की? बस यही कोने 3 बरस। बहुत रोध होकर शादी या खुशी खुशी कर ली? अरे सरकार, रोती तो हर बिटवा शादी के समय। महतारी का घर छोड़त करेजवा बहुत कसरत है बिटियन का। फिर यही के तो महतारी नहीं रही सरकार, बाप का घर वही देखत रही, मोह तो होत है। शादी करके शहर में चली गई या गांव में ही रही? शादी के बाद कौन छोड़त गांव में सरकार, गई तो शहर ही, पर वहां एको दिन मन लागे नहीं सरकार वही का, तो गांव चली आई। और का बाप की बीमारी में आई तो फिर गवी नहीं, साफ कही दी बिंदा से, मैं अब शहर न आई, आवे का हुई तो बिंदा आवे, नहीं तो रहे अपने शहर में। वो अब बाप की खेती देखी, बस बाप के मरे पे बिंदो गांव आई रहा। तल में बैठी बात पर मोहर लग गई। तो बिसु की जान पहचान कैसे हुई बिंदा से? वह तो जेल में रहा होगा उस समय। जेल से छूटे के जब आवा तब भई सरकार, जब बिसु छूट के आवा तो बहुत ही खुश भई रही रुकमा। रुकमा की खुशी की याद क्षण भर के लिए हीरा के चेहरे को भी हुलस आ गई। फिर का सरकार, जेल से छूटे के बाद जौन बहुत गुमसम बहुत चुप रहता रहा हमार बिसवा, तोन रुकमा रोजे बिंदा के लेके आवत रही बिसवा से बोले बतियावे, वही ठीको कही बिसवा का। लिखना खत्म हुआ तो एक क्षण पेन को मेज पर टकोरते रहे सक्सेना, जैसे कुछ सोचने लगे हों। फिर पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत पुरानी दोस्ती नहीं थी बिंदा और बिसु की, जैसे बचपन की दोस्ती होती है? नहीं, वो तो रुकमा से रही, बिंदा से तो यह 6-7 महीने आए। मुदा अगर आप देखत सरकार तो जान परत जानो बचपन की नहीं पिछले जन्म की दोस्ती है। जरूर पिछले जन्म का संजोग रहा हुई सरकार, नहीं तो ऐसा प्रेम। अच्छा, कभी लड़ते भी थे दोनों आपस में? अरे खूब लड़त रहे सरकार, मार जोर जोर से लड़त रहे। एकाएक हीरा के झुर्रियों भरे चेहरे पर वात्सल्य की तरलता झलकने लगी, मानो सामने ही बिसु बिंदा लड़ रहे हों। किस किस बात पर लड़ते थे? प्रश्न पूछने के साथ ही सक्सेना ने अपनी निगाह पैनी और सूंघने की शक्ति को तेज कर लिया। ना जाने कौनी कौनी बातन पर ऐसी बतकही कि बस। बिंदा पढ़े लिखे है ना सरकार, फिर शहर का रहवैया, अब हम का उनकी बातन का समझ सकी। बतियात बतियात जो लड़ पड़े तो लड़त रहे तुम। अच्छा यह बताओ रुकमा अपने आदमी के साथ खुश है? बहुत खुश है सरकार, एक बेटवा है 1.5 बरस का। 2 मिनट चुप रहकर कुछ सोचते रहे सक्सेना, फिर उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया और हीरा जैसे बिसु की उन पुरानी यादों में खोया रहा। 5 मिनट तक कुछ लिखते रहे सक्सेना, फिर बात को दूसरी ओर घुमाते हुए पूछा, अच्छा अब यह बताओ गांव में दुश्मनी थी किसी से? हीरा चुप। किसी से लड़ाई या दुश्मनी थी उसकी? डरो नहीं, बोलो। इस प्रश्न के साथ ही थानेदार ने कुर्सी पर बैठे बैठे अपना धड़ थोड़ा आगे को निकाल लिया। अब जरूर कोई न कोई नाम टेप देगा यह बुढ़ा, डर तो किसी का रह नहीं गया है। का बताई सरकार, दुश्मनी तो ना ही मुदा। फिर हिचकिचाने लगा हीरा, पर सक्सेना की सच कहने को उकसाती हुई मुद्रा से हौसला पाकर कह दिया, जोरावर सिंह और मालिक लोग वही से बहुत नाराज रहते रहे। मालिक लोग कौन? अरे यही सरकार, जही के बड़े बड़े खेत है, सरपंच साहब वो बहुत नाराज रहते रहे। क्यों नाराज रहते थे? अरे अब का बताई सरकार, बस बचपना रहा हमार बिसुआ का। उस सरकार खेत पर काम करे वाले मजूरन से कहत रहा कि इतनी कम मजूरी पे काम ना करो, मजूरी बढ़ावे की खातिर लड़ो, बेगारी ना करो, उधारी पे इतना इतना सूदो ना देव। ये सब उ लोगन को बुरा लागत रहा सरकार। फिर एक क्षण रुककर बोला, और ठीको है सरकार, मजूरन का भड़क जाए से खेतन में नुकसान जऊन हो रहा, ओकर कौन सही है? बिना मजूरन कहीं खेती हुई सके है सरकार।
थानेदार के शरीर में जैसे लहरें उठने लगी, यह बताने के लिए कि बिसु मजदूरों को उपद्रव करने के लिए कैसे कैसे भड़काया करता था और कितना नुकसान होता था खेत मालिकों का। न तुम्हारे पास जमीन, न तुम्हें मजदूरी करनी, फिर मालिक मजदूरों के बीच आने की क्या जरूरत। पर हिम्मत नहीं पड़ी उसकी कुछ कहने की। कभी मारपीट भी हुई इन लोगों से इस बात को लेकर? कोई धमकी दी उसे? नहीं सरकार, मारपीट कबो नहीं भई। हम तो बहुते समझावत रहे बिसुआ का, पर हमारी बात एको नहीं मानत रहा। जोरावरो समझावत रहा, धमकावत रहा कि देख रहे बिसुआ, तू जो हमरे मजूरन का हड़काई है तो जेल भिजवाए देव। बिसुआ खूब बहस करत रहा, खूब झगड़ रहा जोरावर से, पर मारपीट तो कबो नहीं भइल सरकार। हम सच कहित हैं आपसे, बिसुआ को कोऊ हाथों नहीं लगावत रहा सरकार, कोनो दिन नहीं। अंतिम वाक्य पर थानेदार के तनाव एकाएक ढीले हो गए, समर्थन के स्वर में। जी सर, कभी कोई मारपीट नहीं हुई। और थानेदार की मोहर लगे हीरा के वाक्य को रेखांकित कर दिया सक्सेना ने। फिर पूछा, अच्छा यह बताओ कि जिस दिन उसकी लाश मिली उससे एक दिन पहले उसका किसी से झगड़ा हुआ था या कोई कहा सुनी हुई थी, घर में, बाहर या जोरावर से? नहीं सरकार, काहू से नहीं। इधर तो ऊ लड़बे छोड़ दीहिस रहे, जब से हरिजन टोला में आगजनी भई न सरकार, तब से ऊ काहू से लड़वो नहीं करा। बस भीतरे भीतर कल्पत रहा, बहुत रोवत रहा उई दिन सरकार, बहुत रोवत रहा। कबो कबो तो रात भर छटपट छटपट करे सरकार। अब का बताई, बहुत रिसियावत रहा कि उतना बड़ा कांड हुई गवा और कोनो के नाही धरा पुलिस। एक क्षण रुककर बोला, बहुत दर्द रहा उका मन में। अच्छा, क्या करता रहा था उस दिन वह? कहाँ कहाँ गया, किस किस से मिला? दोपहर तई तो बिंदा कने रहा सरकार, वाही के खेत पर। फिर बिंदा तो शहर चला गया और ऊ घरे आवा। संझा का फिर निकरिका तो रात के आवा। न जानी कहाँ गया सरकार, हम तो कबो पूछे नहीं। रात में जब लौटा तो तबीयत ठीक थी उसकी? ठीक रही सरकार। खाना खाया था? खाना तो संझा का खाते नहीं रहा सरकार। जेल से छूटे के बाद से पेट बहुत खराब रहत रहा, दुई टाइम का खानो नहीं हजम होत रहा। तुम्हारे सामने सोया था घर में? हाँ सरकार, बाहर खुलन में तो सोवत रहा। रात में उसे बाहर जाते या घर में किसी को आते देखा? नहीं सरकार। किसी तरह की कोई आवाज, बातचीत या शोरगुल कुछ सुना, जैसे कोई बिसु उठाकर ले जा रहा हो या कि? नहीं सरकार, कुछो नहीं सुना, कुछो नहीं देखा। हमरे आगे तो अच्छी तरह सोवा और भोरे आई के जोगेसर साहू बताइन कि पुलिया पर लहास परी है, कब गवा, कैसे गवा, कुछो नहीं पता। इमुदा नींद। गला भर्रा गया और हीरा की आवाज रुंध गई। एक क्षण सक्सेना रुके, फिर पूछा, तुमको क्या लगता है कैसे मौत हुई बिसु की? पूछने के साथ ही नजरें हीरा के चेहरे पर गड़ा दी सक्सेना ने। थानेदार ने भी उचककर गर्दन जरा से आगे को निकाल ली। थरथराते गले से ही बोला हीरा, हम का बताई सरकार, पर अपन मौत नहीं मरा हमार बिसु, जरूरे को मरवाइस रही है हमार बचुआ का। बोल तो कुछ नहीं पाया, पर तनाव से चेहरा बुरी तरह खिंच गया थानेदार का। किसी पर शक है तुम्हें? बिना किसी लाग लपेट के सीधा प्रश्न दागा सक्सेना ने। थानेदार की गर्दन थोड़ी और आगे निकल आई। बोलो, डरो नहीं। किसी पर शक है तो नाम बताओ उसका। हम का बताई सरकार, पर सारा गांव। एक क्षण के लिए फिर रुका हीरा। बोलो बोलो, बताओ। हिम्मत बंधाई सक्सेना ने। सारा गांव जोरावर सिंह का नाम ले ही रहा है सरकार। इस बार चुप नहीं रहा थानेदार। इतनी देर की कुलबुलाहट निकल ही आई आखिर। पर सक्सेना साहब पर नजर पड़ते ही अपने को साधा और समझाने के लहजे में बोला, अपनी बात बोलो बाबा, अपनी बात। गांव वालों की बात गांव वाले कहेंगे। तुमको? हाथ के एक हल्के से झटके से थानेदार की लगाम खींच दी सक्सेना ने। थानेदार भीतर ही भीतर ऐंठ कर रह गया और मन ही मन सक्सेना की 7 पुश्तों का तर्पण कर डाला। तुम्हें शक है जोरावर पर?
हम का सक कर सके सरकार, आखिन से देखे बिना कैसे कही का नाम ले और अब नाम लेके होइबे का सरकार, हमार बिसु तो चला गवा, हमार पाला पोसा जवान लड़का, अरे हमार बचवा। और घुटनों में सिर देकर फूट फूट कर रोने लगा हीरा। गणेशी ने फिर पीठ सहलाई और कांस्टेबल ने सक्सेना के इशारे पर फिर पानी का गिलास थमा दिया। सक्सेना कुछ लिखने लगा और थानेदार मन ही मन भुनभुनाने लगा। बयान के नाम पर बुढ़े से पुराण बंचवा रहा है पिछले 4 घंटे से, और उसने एक वाक्य बोल दिया तो इशारे से ऐसी लंगी लगाई कि आधी बात मुंह में ही घुटकर रह गई। अपने ही हल्के गीदड़ बनाकर रख दिया इस ससुरे एसपी ने। ऐसे पुचकार पुचकार कर बयान लोगे तो कहीं अनकहीं सब कहेंगे ही ये लोग। गांव वालों से पाला नहीं पड़ा लगता इनका कभी, जानते नहीं कि जरा सी शह मिलते ही सीधे खोपड़ी पर सवार होते हैं ये लोग। जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं। अभी तो बिंदा जाने और क्या गुल खिलाएगा। फाइल से सिर उठाकर सक्सेना ने कहा, अच्छा बाबा अब तुम जाओ। फिर जैसे उसे सांत्वना देते हुए बोले, देखो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, खूब अच्छी तरह छानबीन करेंगे, बस थोड़ा धीरज रखो, जरूर पता लगाएंगे कि आखिर मौत कैसे हुई बिसु की। सक्सेना के इस आश्वासन से ही थानेदार के गले में जैसे कुछ फंसने लगा। उठते हुए हीरा उखड़े उखड़े स्वर में बोला, बड़ी मेहरबानी सरकार आपकी। फिर एक गहरा निश्वास छोड़कर बोला, मुदा पता लगाई कि का हुई, हमार बिसु तो लौट के आवे से रहा, अब न आवे का बिसु, अब तो बस चले गवा। और कुर्ते की बाह से आंखें पोंछता गनीसी के हाथों में थमा धीरे धीरे हीरा बाहर हो गया। हीरा के जाते ही सक्सेना ने अपना सिर कुर्सी की पीठ पर टिका दिया और आंखें मूंद ली। लगा जैसे वे एकाएक बहुत थक गए हैं। थानेदार उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा करता रहा। थोड़ी देर बाद सक्सेना सचेत हुए, कलाई उठाकर घड़ी देखी, फिर सोचते हुए बोले, बिंदा का बयान अब कल के लिए रख लेते हैं। आया भी नहीं वह, और वह तो कल भी नहीं आएगा सर। आदमी तो मैं आज भी भेज दूंगा आप कहेंगे तो, पर वह आएगा नहीं। बुलाने पर न आए तो हथकड़ी डालकर ला सकते हैं, पर उसे किसी बात का डर नहीं। मैंने कहा है ना सर, बहुत खतरनाक। ठीक है, कल ही देखेंगे। बिंदा के खतरनाक पने से तनिक भी विचलित हुए बिना सक्सेना ने कहा, और फिर अपने साथ आए कांस्टेबल को आदेश दिया कि कागज फाइलें समेटे, और एकदम उठ खड़े हुए। यह क्या सर, खाना? खाना यहाँ नहीं। यह कैसे हो सकता है सर, खाने का पूरा इंतजाम किया है आपके लिए। वैसे भी शहर पहुंचते पहुंचते बहुत अबेर हो जाएगी, गर्मी भी तो कितनी है सर, तबीयत वबीयत। नहीं, कोई खास देर नहीं होगी, 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। खाने के बाद निकलना तो और भी मुश्किल होगा। तो थोड़ा आराम कर लीजिए सर, खाने का इंतजाम तो पंचायत घर में है। सोने का सरपंच साहब के यहाँ हो जाएगा, बहुत खुश होंगे सरपंच साहब सर। सक्सेना एक क्षण चुप होकर कुछ सोचने लगे। थानेदार और उत्साह में आ गया, चलिए सर 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, 2-2.5 मील तो है कुल। सर बहुत खुशी होगी हम सबको और गांव वालों को भी, यदि आप भोजन यहीं करेंगे तो। बयान लेने के लिए आप खुद आ रहे हैं, इससे कैसी खुशी की लहर फैली है गांव में। आप अपनी आंखों से एक बार देख भी लेंगे तो। ढेर सारा आग्रह संजोकर एक तरह से गिड़गिड़ा ही रहा है थानेदार। नहीं भाई, आज तो नहीं हो सकेगा, कुछ जरूरी काम भी है। फिर उसे जैसे तसल्ली देते हुए कहा, अभी तो 2-3 दिन तक रोज ही आना है, एक दिन खाना भी हो जाएगा। कागज फाइल सिमट गए तो सक्सेना बरामदे में आए। उन्होंने वहीं से देखा, दूर पेड़ के नीचे छितराया हुआ लोगों का समूह इस समय हीरा गणेशी के इर्द गिर्द सिमट आया है। एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर फैल गई। फिर धीरे धीरे 2 सीढ़ियां उतरकर वे अहाते में आए। थानेदार भी ताबेदारी मुद्रा में लेफ्ट राइट करता हुआ साथ चला। जीप में बैठकर सक्सेना ने कहा, देखो बिंदा के पास आदमी भेजने की जरूरत नहीं, मैं अपना आदमी भेजूंगा उसके पास। और थानेदार इस बात को पूरी तरह समझे न समझे तब तक एक आदेश और मिला, अफसरी मुद्रा और सख्त आवाज में लिपटा हुआ, बिंदा के बयान के समय कमरे में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं और वह। और खटाक से जीप स्टार्ट हो गई।
भीतर उभरी एक वजनी गाली को वापस ठेलकर मशीनी ढंग से एक जोरदार सैल्यूट मारा थानेदार ने, और जब तक जीप सरक नहीं ली उसी पोज में खड़ा रहा। धूल उड़ाती हुई जीप जैसे अहाते के बाहर हुई तो सारे शरीर को एकदम ढीला छोड़कर बगल के डंडे को पूरी ताकत से एक साथ 2-3 बार हवा में भांजा, फिर मुड़ा और सामने पड़े ढेले को जोर से लात जमाई। बिंदा के साथ अकेले मैं बयान लूंगा, सुअर की औलाद।